नीट पेपर लीक मामले में अभ्यर्थी अनुराग यादव का कबूलनामा इस बीच सामने आया। पुलिस के सामने अनुराग यादव का कबूलनामा। कुछ घंटे पहले मुझे नीट का पेपर मिल गया था। 4 मई को मुझे अमित आनंद और नीतीश के पास छोड़ा गया। 4 मई की रात को ही मुझे नीट पेपर और उसकी उत्तर पुस्तिका यानी कि आंसर शीट्स भी दी गई। रात में सवालों के जवाब जो है वो रटवाए गए। अनुराग यादव ने ये तमाम चीजें अपने कबूलनामे में कही है। मेरा सेंटर पटना के डीवाई पाटिल स्कूल में था। परीक्षा में वही सटीक सवाल आए जो मुझे पहले से रटवाए गए थे। परीक्षा के बाद मुझे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मैंने अपना अपराध भी कबूल कर लिया है। अनुराग यादव यानी कि जूनियर इंजीनियर के भतीजे की तरफ से ये कहा गया है, जिसमें साफ तौर पर यह कहा गया है कि सवाल और जवाब पहले ही रटवा दिए गए। रात के अंतर्गत ही यहां पर किस तरीके से क्वेश्चन पेपर आंसर शीट्स दे दी गई। मेरा सेंटर पटना के डीवाई पाटिल में था और परीक्षा में वही सवाल आए जो सवाल मुझे दिए गए थे। हमारे साथ उत्कर्ष जुड़ गए हैं पटना से। उत्कर्ष, देखिए जिस तरीके से नीट का ये पूरा मामला है और दिन भर दिन जिस तरीके से यहां पर खुलासे हो रहे हैं, एक्शन मोड में पुलिस तो है ही, प्रशासन तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ अब ये बड़ा कबूलनामा जो अनुराग यादव का है, जूनियर इंजीनियर के भतीजे हैं, और इसको लेकर के अब क्या ये रुख लेने वाला है पूरा मामला? और बिल्कुल देखिए, जो कबूलनामा अनुराग यादव ने किया है वो कबूलनामा इस वक्त हमारे पास है। देखिए इसमें कई खुलासे जो हैं वो किए गए हैं। इसमें 3 ऐसे व्यक्ति का नाम आया है जो कह सकते हैं कि काफी मास्टरमाइंड है। पहला नीतीश है, दूसरा अमित आनंद है जिसने क्वेश्चन पेपर तमाम स्टूडेंट को रटवाए हैं। वहीं अगर दूसरी बात की जाए तो एक ऐसा नाम सामने आया है जो पहले से भी लगातार सामने आ रहा था, अनुराग यादव के फूफा यानी कि यादवेंद्र, सिकंदर यादवेंद्र का, जो बिहार सरकार में जूनियर इंजीनियर भी है और उसका नाम सामने आया है। देखिए कबूलनामे में अनुराग यादव ने ये तमाम बातें बताई हैं, किस तरीके से उसे एलन कोटा से पटना बुलाया गया और उसके बाद 4 तारीख को यानी कि 4 मई को देर शाम उसे एक सेफ हाउस ले जाया गया जो पटना के रामकृष्ण नगर इलाके में था और वहां पर तमाम क्वेश्चन पेपर्स जो है उसे रटवाए गए। केवल यही नहीं, इसके अलावा अनुराग के अलावा अगर बात की जाए तो करीब 30 से ज्यादा छात्र वहां पर मौजूद थे जिन्हें अलग अलग क्वेश्चन पेपर्स दिए गए थे और सबसे बड़ी बात, ये वही क्वेश्चन पेपर्स थे जो अगले दिन उनके सेंटर्स पर उन्हें मिलने थे। तो कह सकते हैं कि एक बड़ा कनेक्शन जरूर है और ये सॉल्वर गैंग का कह सकते हैं कि बड़ा खुलासा हुआ, लेकिन ये अभी खत्म नहीं हुआ। आने वाले समय में इसमें और तमाम चीजें निकल सकती हैं, लेकिन ये जो कह सकते हैं कबूलनामा काफी अहम माना जा रहा है। अनुराग यादव ने यह भी बताया कि उसके फूफा के कहने पर उन्हें एनएचएआई का गेस्ट हाउस मिला था और एंट्री जो है अनुराग यादव की उसके फूफा यानी कि सिकंदर यादवेंद्र के कहने पर हुई थी, जिसके आगे मंत्री जी लिखा था। तो कह सकते हैं कि एक बड़ा खुलासा जरूर है और कई नाम इसमें सामने आ सकते हैं, लेकिन फिलहाल जो अनुराग यादव का कबूलनामा है ये काफी अहम माना जा रहा है और अनुराग यादव के कबूलनामे के बाद मान सकते हैं। लेकिन देखिए जिस तरीके से इस पूरे मामले में देखने को मिला है कि इम्तिहान से ठीक पहले आंसर शीट्स दे दी जाती है, क्वेश्चन पेपर दे दिया जाता है, पारदर्शिता, विश्वसनीयता, एनटीए की सवाल यहां पर खड़े किए जाते हैं। इसके साथ साथ जो स्टूडेंट्स है, जो छात्र है, जो कड़ी मेहनत यहां पर करते हैं, साथ ही साथ जो अभिभावक है जो इनके लिए लगातार प्रयासरत रहते हैं परीक्षा में, किस तरीके से उनकी मेहनत देखने को मिलती है, इन सभी पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। अब बिल्कुल देखिए, साफ कहा जा सकता है जो तस्वीरें नजर आई पेपर लीक के बाद, एक तो एनटीए पर सवाल खड़ा हुआ, उसके अलावा वो तमाम छात्रों की नाराजगी भी नजर आई जिन्होंने एग्जाम दिया था, काफी सालों से मेहनत करते हैं और उसके बाद इस तरीके का अगर क्वेश्चन पेपर लीक होता है तो सवाल सरकार पर भी खड़ा होता है और सरकार एजेंसियों पर भी खड़ा होता है सवाल कि किस तरीके से ये पेपर लीक मामला हुआ। हालांकि इसकी शुरुआत जब पटना से जांच में शुरुआत हुई तो तमाम चीजें निकलकर सामने आई। 19 लोगों की गिरफ्तारी अगर बिहार से हुई तो कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय था और एक बड़ा सॉल्वर गैंग का भी खुलासा हुआ। देखिए आने वाले दिन में और तमाम चीजें सामने निकल कर आ सकती हैं, लेकिन अनुराग यादव ने जो कबूलनामा किया है पटना के शास्त्री नगर थाने में 3 सेक्शन उनके ऊपर लगाए गए हैं। 407, और आप इधर बड़ी चीज कह रहे हैं उत्कर्ष, और यहाँ पर जो कबूलनामा भी आप दिखा रहे हैं, आपके पास वापस लौटेंगे। हमारे साथ मोहित बख्शी भी सुप्रीम कोर्ट के बाहर से जुड़े हुए हैं। मोहित, आज अहम सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होनी है नीट मामले को लेकर के, अपडेट के साथ बताइएगा आज क्या कुछ तस्वीर रहने वाली है।
देखिए, नीट का जो मामला है वो लगातार सुप्रीम कोर्ट में अलग अलग याचिकाएं लग रही हैं। एक और नई याचिका जो है वो यहां पर लगाई गई है, जिसमें ये कहा गया है कि जिस तरीके से नीट एग्जाम लीक हुआ है उसको देखते हुए कैंसिलेशन जो है एग्जाम का किया जाना चाहिए। अब उस पर सुनवाई होगी, लेकिन तमाम याचिकाओं को, अभी तक जितनी भी याचिकाएं लगाई गई हैं, सब पर एनटीए को जवाब देने के लिए कहा गया है और जवाब दाखिल होने के बाद 8 जुलाई को उस पर सुनवाई होनी है। तो ऐसे में इस याचिका का क्या होगा? क्या इस याचिका को भी उसके साथ ही क्लब कर दिया जाएगा और सबको एक साथ जोड़कर एक ही दिन में 8 जुलाई को इस पर सुनवाई होगी? ये देखकर कुछ देर में इस पर तस्वीर साफ होगी। लेकिन नीट को लेकर, क्योंकि 24 लाख बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ मामला है, तो लगातार अलग अलग याचिकाएं जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच रही हैं। और बड़ी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट हर याचिका पर अपनी बात, याचिकाकर्ता की बात सुन रहा है और उसको फिर एक साथ जोड़कर 8 जुलाई को सुनने को अभी तक कहा गया है। जी मोहित, इसके साथ साथ मैं चाहूंगी कि आप ये भी अपडेट दीजिए कि जिस तरीके से अभी एक बड़ा कबूलनामा यहां पर सामने आया अनुराग यादव की तरफ से, जो चीजें कही गई हैं, क्या सुप्रीम कोर्ट में इस पक्ष को भी रखा जाएगा? देखिए, अभी इस पक्ष को नहीं रखा जाएगा। जहां तक मेरी जानकारी है, जो इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट है जो बिहार की सरकार की, वो तमाम चीजों को 8 जुलाई को जब याचिका पर सुनवाई होगी, डिटेल में एट लेंथ सुनवाई होगी, तो उस वक्त जो है रखा जाएगा इन तमाम चीजों को और कोर्ट के सामने बताया जाएगा कि किस तरीके की स्थिति बनी है। और इसी को देखते हुए जो है वो आगे सुप्रीम कोर्ट अपनी सुनवाई में उसको शामिल भी करेगा, ये उम्मीद की जा रही है। तो अभी तक की जो बात है वो ये है कि 8 जुलाई को सबसे महत्वपूर्ण यह है कि आज एक नई फ्रेश याचिका लगी है, उस पर सुनवाई होनी है। तमाम बाकी याचिकाओं को जो कि पोस्ट एग्जाम या पोस्ट रिजल्ट लगी हो, वो सब 8 जुलाई तक के लिए अगली तारीख दी गई थी और 8 जुलाई को उस पर सुनवाई होगी। ठीक है, आपके पास लौटेंगे। मोहित, हमारे साथ उत्कर्ष भी बने हुए पटना से। उत्कर्ष, देखिए, जिस तरीके से हमने रिजल्ट देखा, 720 अंक जिस तरीके से तमाम छात्रों को मिले, और ये जो पूरा जो गड़बड़ झाला हुआ है, इस गड़बड़ झाले में पहले कहा गया कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, इसके बाद जब परतें खुलनी शुरू हुई तो अब देखिए, अब कबूलनामे पे कबूलनामा सामने आ रहा है, सुप्रीम कोर्ट में भी एक तरफ सुनवाई है। किस तरफ ये पूरा मामला जाता हुआ नजर आ रहा है? बिल्कुल, देखिए, ये तमाम कबूलनामे और तमाम जानकारियां जो है वो सुप्रीम कोर्ट में 8 जुलाई को ईओयू जो है वो पेश करेगी। लेकिन देखिए, उससे पहले जो तमाम जानकारियां निकली हैं, 4 मई से जो तमाम कह सकते हैं कि अरेस्टिंग हुई है, उसकी खुलासे एक कड़ी प्रयास यहां पर किया जा रहा है, उसे खोजने की कोशिश की जा रही है। वो कौन सी कड़ी थी जहां से ये सॉल्विंग, जो कहीं ना कहीं जो गैंग है, इसको यहां पर जो पनाह है वो मिली है, इसको लेकर के भी तफ्तीश की जा रही है। बहुत शुक्रिया आपका उत्कर्ष, तमाम जानकारी के लिए। मोहित, आपका भी तमाम जानकारी साझा करने के लिए। बढ़ेंगे आगे लखनऊ से। इस बीच बड़ी खबर, जहां सरोजनी नगर से विधायक डॉक्टर राजेश्वर सिंह ने युवाओं के लिए खास पहल करते हुए रण बहादुर सिंह डिजिटल शिक्षा एवं युवा सशक्तिकरण केंद्र का शुभारंभ किया है। इन केंद्रों पर युवाओं को कंप्यूटर फंडामेंटल, MS ऑफिस, टैली, डेटा एंट्री कामों का निःशुल्क प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। रण बहादुर सिंह डिजिटल शिक्षा एवं युवा सशक्तिकरण केंद्र जन सेवा केंद्र के रूप में भी काम करेंगे, जिससे स्थानीय निवासियों को सरकारी योजनाओं, पढ़ाई, रोजगार आदि के फॉर्म भरने में आसानी होगी। डिजिटल लिटरेसी आज की डेट में सबसे महत्वपूर्ण है। बिना डिजिटल लिटरेसी के नई नौकरियां मिलना बहुत मुश्किल है। तो युवाओं को डिजिटली रूप से स्किल्ड बनाने का हम लोग का लक्ष्य है। आज हम 4 केंद्र की शुरुआत कर रहे हैं। मेरा लक्ष्य है सरोजनी नगर के हर गांव में, हर वार्ड में 100 ऐसे केंद्र मैं स्थापित करूं, ताकि हर युवा उसको डिजिटली स्किल्ड हो सके, उसको ट्रेनिंग्स मिल सकें।